देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं, है ना। और तीसरा था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताती है? एनर्जी लेवल ऑफ सेल के बारे में बताती है ना। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, है ना, स्मॉल एन से। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब सेल की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे एन की वैल्यू 1 है तो ये क्या हुआ? फर्स्ट सेल। अगर एन की वैल्यू 2 है उसका मतलब हो गया सेकंड सेल, है ना। अगर एन की वैल्यू 3 है तो थर्ड सेल, और एन की वैल्यू 4 है तो उसका मतलब फोर्थ सेल। तो जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल की नंबर बढ़ रही है, और जैसे जैसे सेल की नंबर बढ़ रही है वैसे वैसे सेल की एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। ठीक है, और आपको पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। उसकी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होती है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलते रहती है। फिर आती है आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, है ना। वो कहां से कहां तक जाती है? 0 से n-1 तक, ठीक है। और आप जानते ही हैं। और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होती हैं उसको निकालते हैं 2l+1 से, है ना। नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए आपसे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैसे निकालते हैं? 2l+1 से, है ना। अगर आपको l पता है, मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर पता है, तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अप-बाहु प्रिंसिपल्स। हेडिंग डालो, अप-बाहु प्रिंसिपल। अप-बाहु, अप-बाहु प्रिंसिपल। अप-बाहु प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज, जितने भी यहाँ पर मैं प्रिंसिपल बताऊंगा ना, एक हुंड का भी है ना, ये अप-बाहु का है। तो अप-बाहु का प्रिंसिपल हो चाहे हुंड का प्रिंसिपल हो, वो आपको क्या बताता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं अप-बाहु प्रिंसिपल्स। आपको पता है एटम के अराउंड क्या होती हैं? सेल होती हैं, है ना। सेल हो सकती है ना। सेल के अंदर क्या होती है? सबसेल्स। सबसेल्स, सबसेल के अंदर क्या होते हैं आप जानते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? मैंने कल बताया था, इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अप-बाहु प्रिंसिपल कुछ नहीं बताता। अप-बाहु प्रिंसिपल आपको इनके बारे में बात करता है, सबसेल की एनर्जी के बारे में बात करता है ना। सबसेल्स कितनी होती है आपके पास? 4 टाइप्स की। एस सबसेल हो सकती है ना, पी सबसेल हो सकती है, डी सबसेल हो सकती है, और एफ सबसेल हो सकती है। तो अप-बाहु प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? इन सबसेल्स की एनर्जी के बारे में बताता है ना। किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, आपको अप-बाहु प्रिंसिपल से देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज क्या बताता है अप-बाहु प्रिंसिपल? सबसेल्स की एनर्जी के बारे में, ठीक है। किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है और किस सेल की सबसेल की एनर्जी क्या है? कम है। दूसरी चीज, एक टर्म्स में मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रॉन का सेल के अंदर या इलेक्ट्रॉन का सबसेल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? आपके सेल में भी रह सकते हैं आपके हिसाब से, और सबसेल में। तो इलेक्ट्रॉन का सेल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसको भी क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन का जो सबसेल के अंदर अरेंजमेंट होता है उसको भी आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अप-बाहु प्रिंसिपल से ही सीखते हैं। अगर आपको सबसेल की एनर्जी पता है तो आप अप-बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाना सिखाता है, कहां? सबसेल के अंदर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अप-बाहु प्रिंसिपल आपको क्या सिखाता है, या तो आप बोलो सबसेल की एनर्जी के बारे में आपको बताता है, किस सबसेल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा, या आप दूसरे हिसाब से बोल सकते हो कि अप-बाहु प्रिंसिपल सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाता है,
ठीक है, तो पहले लिख लो, पहला पॉइंट लिखो अबव प्रिंसिपल के अंदर, लिखो दिस टेल्स अबाउट द, पहला पॉइंट लिखो दिस टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सबसेल, दिस टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ये आपको क्या भी सिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहां, सबसेल के अंदर। ये आपको अबव प्रिंसिपल आपसे क्या बोलता है मैं बता रहा हूं। अबव प्रिंसिपल आपसे ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कम एनर्जी वाले सबसेल में भरना, ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी वाले सबसेल में भरना। मतलब यही बोलता है, सिस्टमैटिकली इलेक्ट्रॉन को सबसेल में भरना सिखाता है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले सबसेल में जाएगा। कौन सी, किस सेल की कम एनर्जी होती है, किसकी ज्यादा होती है, अभी मैं समझाऊंगा। तो इसका स्टेटमेंट इतना ही है, ये बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले सबसेल में क्या होगा, जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाले क्या जाएगा, सबसेल में जाएगा। कब, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। लिख लो फिर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle, according to this principle, electron goes first, electron goes first, lower energy subcell, lower energy subcell, and after electron goes, जाता है, electron goes lower energy subcell, and after filling the lower energy subcell, and after the filling of lower energy subcell, filling the lower energy subcell, electron goes higher energy subcell, electron goes higher energy subcell। तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चलोगे, कहां पर, सबसेल के अंदर, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सबसेल में भरना, जैसे ही वो भर जाएंगी उसके बाद कहां भरना, हायर एनर्जी वाले सबसेल्स। ठीक है, चलो फिर यहां पर हम सीखते हैं लोअर एनर्जी सबसेल और हायर एनर्जी सबसेल्स। तो आपके पास सबसेल्स कितनी होती हैं, 4, एस, पी, डी और एफ होती है। ठीक है, तो देखो किस सबसेल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं। एक ट्रिक है अबव प्रिंसिपल को करने के लिए, एस एस, फिर पूरा यहां से कोने से ही लिखता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए, एस एस, पी एस, फिर पी एस, एक फ्रेज है मतलब याद रखने के लिए, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस, फिर डी पी एस, डी पी एस, लास्ट में होता है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस। ठीक है, तो अब नंबर देना स्टार्ट करो। यहां पर आप जानते हैं नंबरिंग स्टार्ट से होगी, तो एस कहां से स्टार्ट होता है, जो एस सबसेल आती है वो फर्स्ट सेल से ही आती है, यहां पर फर्स्ट होगा। जो फर्स्ट वाला पी है, पी ऑर्बिटल कहां पर आता है, फर्स्ट सेल में कभी भी पी नहीं होता, ये होता है सेकंड सेल से, समझियो। डी वाला कहां से आता है, थर्ड से, थर्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, डी सबसेल्स, डी आ गया। फिर एफ कहां पर आएगा, फोर्थ के अंदर। इतना तो कर ही सकते हो, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, इतना कर लेना। उसके बाद जो फर्स्ट सबसेल होती है एस वाली, वो फर्स्ट सेल के अंदर आती है, और पी जो सबसेल होता है फर्स्ट वाला, वो सेकंड सेल के अंदर आएगा। डी सबसेल थर्ड सेल के अंदर आती है, और एफ सबसेल फोर्थ सेल के अंदर आती है। पता ही तो आपको। अब नंबरिंग करो फिर, 1s के बाद क्या आएगा, 2s, 2s के बाद ये वाला कौन सा होगा, 3s। ठीक है, ये 2p है तो अगला वाला 3p। ये s कौन सा वाला होगा, 3s यहाँ आ चुका है तो 4s। गिनतियां गिनना हो यहाँ पर, 4s। फिर यहाँ पर p कौन सा वाला होगा, 3p यहाँ हो गया तो ये कौन सा होगा, 4p। ठीक है, s कौन सा होगा वो वाला,
4s यहाँ तो वहां पर ये वाला होगा 5s, ठीक है, दोनों 5 जैसे ही लग रहे हैं, ये s है, ये 5s हो गया, ठीक है। d कौन सा होगा, वो 4d, 3d है तो वहां कौन सा होगा 4d, ठीक है। p कौन सा होगा, 4p यहां पर है तो वाला 5p होगा, समझ लो, ये 5p हो जाएगा। s कौन सा होगा, वो 5s, यहां तो वो वाला 6s, थोड़ा दूर लिख रहा हूं, ये s हो गया 6s। d कौन सा होगा, वहां 3d है ना, ये 4d होगा। p कौन सा हुआ वहां पर 5p, ये 6p, वो 5p वहां तो 6 हो जाएगा। s कौन सा है 6s, वहां तो 7s। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला, ये बहुत सिंपल है। आपके बुक में कुछ और तरीके से दिए, ऐसे करना याद आप, जैसे मैंने लिखा है। थोड़ा गैपिंग ज्यादा करनी चाहिए थी मैंने। 5p के बाद क्या था, dps, कौन सा s था, ये 6s, ये है। हाँ, कहां पर लिखा 4d 2 बार, ये 5d होगा ना फिर, ठीक है। देखो ये 3d है, ये 4d है, ये 5d होगा। गिनने में गलत हो गया लेकिन अरेंजमेंट ठीक है, ठीक है, कर लोगे। यही आपका अबव का प्रिंसिपल। ये जो मैंने लिखा ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, किसकी, सब सेल की। सबसे कम एनर्जी किस सब सेल की होती है, 1s की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, 7s की, ठीक है। लेकिन काम कीजिए तो आपका सब सेल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, यही बोलता है अबव प्रिंसिपल, ठीक है। एसएस, पीएस, पीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस। अब फिर काउंट कर लेना, फर्स्ट एस वाले को 1, जो फर्स्ट पी है उसको 2, है ना, और जो डी दिख रहा है फर्स्ट वाला उसको 3, और जो एफ दिख रहा है फर्स्ट वाला उसको 4 दे देना, ठीक है, समझ गए, इतना कर लोगे। अब काम की चीज, ये ऑर्डर आया यहां से, ये ऑर्डर कहां से है मैं बता रहा हूं, ये ऑर्डर आया n+l से। ये जो पूरा सिस्टम लिखा है n+l रूल भी बोलते हैं इसको। क्यों n+l, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब तो आप जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, 0 नहीं होगी। और l s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, l p ऑर्बिटल के लिए क्या होता है 1, d ऑर्बिटल के लिए क्या होता है l की वैल्यू 3, और f ऑर्बिटल के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, और f के लिए इसकी होती है 3, f के लिए 4 होता है, सॉरी 3 होता है, ठीक है। तो n+l कर सकते हो। ये जो पूरा सिस्टम लिखा है इसी रूल के बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, देखो एक कंपैरिजन करूं तो आप कर सकते हो। जैसे सपोज मैं कंपेयर करवा रहा हूं आपसे, इस रूल को फोकस करना, ये कर सकते हो ना ऑर्डर, ठीक है। चलो एक मैं लिख रहा हूं, मान लो आपको 4s और 3d की एनर्जी में कंपेयर करना है, ध्यान जाओ ना, बोल क्या रहा हूं, 4s और 3d की एनर्जी में कंपेयर करना है। या तो इस टेबल से मिलो, ठीक है, 4s और 3d में एनर्जी किसकी ज्यादा है बताओ फिर। 4s बढ़ रहा है यहां पर, 3d बढ़ रहा है यहां पर, जो इधर होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। 3d की एनर्जी क्या है, ज्यादा कंपेयर टू 4s। लेकिन आपको ये सीरीज नहीं पता है, तो ये अगर आपको पता है ना n+l रूल, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे, देखो जो यहां पर नंबर लिखी होती है ना बेटा, वो n होती है। n का मतलब यहां पर जो है ये नंबर है, ये नंबर क्या बताती है, n को बताती है। n को मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रही है। ये 4 क्या बता रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3 क्या बता रहा है यहां पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या आप कह सकते हैं सेल की नंबर बता रहा है। ये जो 3d बता रहा है ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल का d ऑर्बिटल है, ये फोर्थ सेल का s ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये, समझ रहे हो। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करना है, करो फिर आराम से, ये रूल लगा दो n+l। देखो ये 4 है, इसके लिए लगा रहा हूं 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, ये वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। और इसको मैं कैलकुलेट करने चलूं, 3, n की वैल्यू 3, और l क्या होगा d के लिए 2, इसके लिए कितना आएगा 5। 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है ना, हाँ। तो इसीलिए याद रख सकते हैं
चाहे ये टेबल पता हो, चाहे आपको n+l करना आता हो, आराम से कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन मैंने n+l रूल से ही किया। तो इसके लिए n+l की वैल्यू आ रही है कितनी, 4, और इसके लिए n+l की वैल्यू आ रही है कितनी, 5। समझ सकते हो, ठीक है। कभी कभी ना दोनों n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटलों के लिए क्या आ जाती है, सेम भी आ जाती है। जैसे मैं एक कंपैरिजन करवा रहा हूं, मान लो 3p है और 4s है। इन दोनों ऑर्बिटलों में कंपेयर करो, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। टेबल के हिसाब से तो क्या चल रहा है, 4s की ज्यादा है 3p से। क्या n+l रूल भी वही कहता है, आप जानते हैं रूल ही, जो ये अब्बाउ प्रिंसिपल है इसी के बेस्ड है। ये सबसे पहले अब्बाउ ने ये किया था। अब्बाउ एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं है, अब्बाउ का मतलब एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक। अब्बाउ इज नॉट अ साइंटिस्ट, ठीक है। n+l करो फिर इसके लिए, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ वही तो है, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। उस टाइम जब n+l रूल सभी सब सेल के लिए क्या आता है, अगर बराबर आता है ना, उस टाइम आप आंसर देते हैं सेल की नंबर से। तभी मैंने ये कंपैरिजन की। इसमें तो क्या है ना, क्लियर का डिफरेंस है। यहां पर क्या आ रहा है 4 और इसके लिए आया है 5, तो 5 वाला क्या होगा, एनर्जी ज्यादा कंपेयर टू 4s। जब n+l रूल करने से, n+l रूल करने के बाद अगर सेल आपकी सब सेल की एनर्जी सेम सेम आ रही है, तो उस टाइम सेल के अकॉर्डिंग आप आंसर देते हैं। जिसके लिए सेल नंबर बड़ी है वही आपका बड़ी एनर्जी वाली सब सेल होगी। तो देखो फिर इसके लिए मैं अगर n+ रूल लगाऊं तो n कितना है 3, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा 4। 4s के लिए भी n+l रूल लगाओ फिर, n कितना है 4, s के लिए आप जानते हैं l कितना होता है 0, 4 + 0 कितना 4। देखो इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करने चलूं n+l रूल से, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम। आपके हिसाब से एनर्जी क्या होनी चाहिए दोनों की सेम। तो मैंने बोला कि जब भी n+l रूल सेम आए उस टाइम आप आंसर देना सेल की नंबर से, जिसके लिए सेल नंबर बड़ी है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। तो दोनों के लिए 4 4 आ रहा ना, तो सेम आ रहा है n+l रूल। तो अब आंसर इसके हिसाब से नहीं दे सकते, अब आंसर देना सेल के हिसाब से। यहां पर है 3p, यहां पर है 4s, तो सेल कौन सी है 3p के पास थर्ड सेल, और 4s के पास कौन सी सेल है फोर्थ सेल। तो 4s की क्या होगी एनर्जी, क्या होगी ज्यादा, क्योंकि ये फोर्थ सेल है ये थर्ड सेल। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना आप। कभी कभी कंफ्यूजिंग आपके हिसाब से सेम हो गया था, ये सेम नहीं होती एनर्जी। हर सब सेल की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। समझ रहे हो, अगर सभी सब सेलों की एनर्जी सेम होने लगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय दिक्कत हो जाएगी। मान लो 4 सब सेल हैं, सबकी सेम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने चले, किसमें डालोगे आप, 4 ऑर्बिटल दिए हैं सबकी सेम है, तो सेम होने से तो आप प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ही नहीं सकते। 4 में से किस में डालोगे, किसी के साथ भेदभाव थोड़ी करोगे। ये भेदभाव ना हो ऑर्बिटलों के साथ, मतलब सब सेल के साथ भेदभाव ना हो, उसी के अकॉर्डिंग आप रूल आया है। नहीं तो सबकी सेम मान देते तो फिर गलत हो जाता, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिखो आप पहले, यही आपको आना चाहिए। और ये ऑर्डर किसके बेस्ड है, n+l रूल पे। ये n+l को ऐड करके ही आपका बनाया गया है, ठीक है।
कर लिए क्या हैं? दोनों ने लिख लिया वाला ऑर्डर, ठीक है। आप रूल बोलो, चाहे इसको n+l रूल बोलो, n+l रूल, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप रूल को समझाओ या n+l रूल को समझाओ, दोनों का मतलब आप रूल ही होता है, ठीक है। चलो तब हेडिंग डालो फिर। अगर ये आप रूल आ गया तो अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखो दिस इज द अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल और सबसेल। ये होता है, लिखो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल कॉमा सबसेल। सेल के अंदर या सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेल के अंदर बढ़ रहे हो तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो? सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसेल में भर रहे हो कह रहे हो, उसका मतलब सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको सबसेल में भरना पड़ता है। जब सबसेल में आप अच्छे से सीख लोगे ना, सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लोगे ना, तभी आप सेल के अंदर भी लिख सकते हो। क्या होता है सेल और सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने सीखा भी होगा, है ना। सबसेल, ये सेल के अंदर तो आपने बहुत ज्यादा सीखा है। जैसे मान लो सोडियम दे दूं, इसका 2,8,1 लिखते हो, इस फॉर्म में अगर लिखा जाता है ना 288 18 32 इनकी फॉर्म में लिखा जाता है, वो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। के सेल में भरा आपने, एल में भरा, फिर एम में भरा, है ना, फिर एन में, इस फॉर्म में भरते हो तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सब सेल में भरते हो 1s2 की फॉर्म में, अभी सीखेंगे सब सेल में, तो सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो 281 लिख रहे हो ना, सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ना आपको सब सेल का आना चाहिए। 10th तक आपको क्या सिखाया जाता है? यही वाला सिखाया जाता है, 2881 2882, है ना, सीखा होगा आपने तो। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ जाता, ये रटा होगा आपने, 20 तक तो रटे होंगे कैल्शियम तक, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आता है। सबसे पहले आपको सबसेल का आना चाहिए, वो अगर आता है तो उसके थ्रू ही आप सेल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं कुछ करवा रहा हूं, हम सबसे पहले सबसेल का सीखेंगे, उसी के लिए फिर सेल के अंदर लिखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया ना, हम सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सबसेल के अंदर कर लोगे तो फिर सेल के अंदर भी आपको आ जाएगा। चलो फिर एक ले लो, सबसेल के अंदर करो उसका, सोडियम का करो, चलो सोडियम का करो 11, है ना, इसका करो, इसका सेल के अंदर भी बनाओ मुझे, सबसेल के अंदर भी। फिर लिखो कैल्शियम का 20, सेल और सबसेल दोनों। सबसे पहले सबसेल का करो, सबसेल में करना है आप बाउ के अकॉर्डिंग। और एक चीज ध्यान रखना, सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हमारे पास 4 सबसेल होती हैं, ठीक है, एस पी डी एफ। तो किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हो आपको आइडिया आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जब भी आप सबसेल में करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस टाइम किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास 4 सबसेल होती हैं एसपीडीएफ, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं,
पी के अंदर मैक्सिमम 6, डी के अंदर मैक्सिमम 10, एफ के अंदर मैक्सिमम होता है कितना 14। तो सबसेल में बढ़ते टाइम ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे, आप भाव के अकॉर्डिंग वो जो टेबल लिखी है आपके पास 1s 2s 3s वाली है ना, और एस में कितने बढ़ते हैं 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। तो भरो फिर, वो सिस्टम लिखी लिया आपने 1s 2s वाला है ना, एनर्जी का लेवल लिखी लिया है सब सेल के लिए, और किस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो भी लिख लिया। इनके लिए करो, सोडियम के लिए और कैल्शियम के लिए करो। कितना है कॉपी का पेज तेरा, चिपका लेना घर जाके, ये खत्म ही हो जाएगी फिर। दूर से आते हो ना तभी रास्ते में बेचारी को तकलीफ होती हो। सोडियम का क्या आया, सबसे पहले कौन होता है 1s, एस के अंदर यहां पर देख लेना, एस के अंदर मैक्सिमम 2, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 3s1, ठीक है। ये सोडियम के लिए सब सेल का है, लेकिन सेल के अंदर कैसे लिखते हैं, जब सब सेल का आप जानते हैं ना, सब सेल के अंदर समझ, सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो सेल के अंदर लिख सकते। तो क्या करते हैं देखो, सब सेल में लिखते टाइम जो ये नीचे है ना वो नंबर, ये वहां का कॉमन देखते हैं आप, यहां कॉमन क्या है, कॉमन वालों की पावर ऐड करके किया करते हैं। कैसे देखो, यहाँ जो कॉमन नहीं है उसको तो अलग करो, ये कॉमन नहीं है ना, ऊपर पावर मत देखो, अभी नीचे के नंबर देखो 1 2 3 जो यहाँ पर दिख रही है, नीचे के कॉमन चीजों को ले लो और कॉमन की जितनी भी ऊपर पावर चल रही है उनको ऐड करते हुए चलो। ये तो कॉमन है नहीं, 1 कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 1 की पावर क्या लिख लेंगे, खाली 2, फिर कॉमा, ये 2 और 2 के हैं कॉमन, उसकी पावर जुड़ जाएगी 8, कॉमा ये अलग है, कॉमन का है, ये तो होता है। नीचे वालों को देखना, सेल को कॉमन लेके उनकी पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेल के अंदर, और ये हो गया आपके सब सेल के अंदर। चलो कैल्शियम के अंदर क्या होगा देखो, कैल्शियम देखो 1s2 2s2 2p6, फिर क्या 3s2 3p6 4s, कैल्शियम है ना 4s2, यही तो आया होगा तुम्हारा भी, ठीक है। देखो फिर ये सब सेल का है, इसी को मैं सेल में कैसे लिखूंगा, देखो नीचे वालों की कॉमन चीजों को देखो, यहाँ 2 और 2 कॉमन पढ़ रहे हैं, 3 और 3 और नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो कॉमन नहीं पढ़ रहे हैं उसको अलग लिखो। ये कॉमन नहीं है तो इसकी पावर देखो 2, कॉमा लगा दो, फिर 2 और 2 कॉमन पढ़ रहे हैं उसकी पावर ऐड करो 8, 3 और 3 भी कॉमन पढ़ रहे हैं, इसकी पावर देखो 8, फिर 4 अलग ही है, कॉमन कुछ नहीं। कैल्शियम का कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान रखना सेल के अंदर ऐसे नहीं और ऐसे ही नहीं कर देते हैं, जो ये लिख रहे हो ना ऐसे ही नहीं किया, सबसे पहले ये सीखना पड़ता है। 10th तक तो चलता ही हो, 20 तक तो ठीक ही बन जाते हैं, लेकिन 20 के बाद जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 50 दे दूं, 90 दे दूं किसी का एटॉमिक नंबर, तो फिर कैसे भरोगे बीच में, 888 लिखोगे या क्या लिखोगे बीच में, वो जरूरी है जानना। तो दोनों कर लोगे ना, चलो 1 2 और लिखो फिर आगे देखते हैं। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा,
वो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर भी बताता है, ठीक है। ऐसे इसके लिए लास्ट सेल कौन सी होगी? तीसरी। सेल को देखो, एसपीडीएफ मत देखो, जो नंबर लिखे हैं नीचे 2 3 1 ये सेल हैं, तो लास्ट सेल कौन सी पड़ रही है? थर्ड। तो थर्ड सेल में कितना लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में होगा। 17 कितने ग्रुप होते हैं आपके पास? 18 ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेकंड ग्रुप में पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में और किस पीरियड में पड़ रहा है कोई एलिमेंट, वो भी बता सकते हो, ठीक है। चलो एक और लिखो, फिर अलग चीज करते हैं। हाँ कैसा 14 से आगे? इतने से चल जाता काम। जितने एलिमेंट है ना आपके पास, एफ 4 ही ऑर्बिटल तो होते हैं आपके पास, एस पी डी एफ। अभी एफ भी प्रॉपरली नहीं ढूंढा है, जी भी नहीं ढूंढा है, ये आगे ऑर्बिटल मिले नहीं, अभी काम बन जाता है इतने से। और कुछ जितना अबाव प्रिंसिपल में लिखा है ना आपने एनर्जी लेवल, उतने से आपका सभी एलिमेंटों का हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट फाइंड आउट होंगे उसके आगे लिखते रहेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है? ना ना ना, फर्स्ट उसके ग्रुप नंबर के लिए बोल रहे हो, लेकिन यहां पर क्या है ना, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी ग्रुप नंबर बता रहे हो। उसके लिए कुछ अलग तरीके से बताते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कैसे बता सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि एफ ऑर्बिटल तो लास्ट में कभी हो ही नहीं सकता ना। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 ही तो हो सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई भी तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करना चाहता है, 8 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उस हिसाब से भी कर सकते। एक और लिखो, स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है 21, इसका करो, तो स्कैंडियम का होता है 21। क्या बना? हैं लास्ट में 3D, वेरी गुड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, उस हिसाब से ना बेटा किस ग्रुप का एलिमेंट होगा वो भी बता सकते हो। देखो आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है, सुना है आपने? पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप है ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, वो एस ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट होता है बोरॉन फैमिली से नियॉन तक, नियॉन फैमिली तक, वो आपका पी ब्लॉक, और स्कैंडियम से जिंक तक, जिंक ग्रुप तक, ठीक है, वो आपका डी ब्लॉक,
और उसके नीचे जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दो पीरियड दिए हैं तिरछे वाले, वो आपके एफ ब्लॉक होते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है उस हिसाब से ब्लॉक भी आप कैलकुलेट कर सकते। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के केस में डी ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक होगा। ठीक है, चलो फिर इसकी मैप भी करते हैं। क्या बना है देखो, बताओ क्या हो रहा है। 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद आता है 3d। ठीक है, 3d कितना 1 ही बच रहा है, काम खत्म। ये तो सब सेल का हो गया। सेल के अंदर कैसे लिखेंगे, सेल के अंदर लिख के बताओ। कॉमन वाले चीजों को कॉमन वाले के पावर ऐड कर दो। ये तो कॉमन है नहीं, 2 हो गया, कॉमन कॉमन 2 पड़ रहा है, इसकी पावर 8, फिर कॉमन कॉमन वहां भी कॉमन पड़ रहा हो। ठीक है, पावर कितनी होगी 3 3 3, इनकी पावर कितनी है 9, कॉमा 2। ये होगा इसका सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नीचे को देखना फिर पावर को देखना। आप कैसे लिखते हैं आज तक इसकी 20 तक तो क्या किया है आपने, तुम कैसे करते मैं बता रहा हूं। 288 ये करने वाले थे तुम ना, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आपको सब सेल का आना चाहिए, ठीक है, फिर सेल का लिख सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। सही कौन सा होगा 2892 2,8,9,2। सेल को कॉमन ले लो, जो सेल पड़ रही है उसकी पावर ऐड कर दो, तब बनेगा, ये बनेगा। ये गलत होता है। ठीक है, अभी तो बोल रहा हूं खाली 20 तक रटवाया जाता था। कैसे आता था वो लॉजिक नहीं पता था, अभी भी तक भी नहीं पता था, नहीं था ना। खाली ये दोनों आते थे आपको, फिर आप क्या करते थे मैं बता रहा हूं। सब सेल को और सेल को अलग तरीके से देखते थे। सेल का ऐसे ही जो चलते आ रहा था करते थे 2882, है ना, कैसे आ रहा है वो नहीं पता। सब सेल का आपको बढ़िया से आता है, लेकिन आज से याद रखना सब सेल का पता है तभी सेल का बता सकते हो प्रॉपर, नहीं तो रटते हुए जाओगे। कब तक रटोगे, कहां तक जाओगे। एटॉमिक नंबर 100 दे दूं तो फिर कैसे लिखोगे। 288 लास्ट में कितना लिखते तुम, कितना बचता 16 17 18, यहां पर बचता आपका 82। 288 82 लिखने वाले थे, इतना ही था क्या है। आगे क्या करते थे कुछ सोचा नहीं होगा आपने ना। ठीक है, हाँ 2n² तो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताता है। उससे फिल करते, उससे फिल कैसे करते, उसके हिसाब से तो 4 ही सेल बनेंगी तुम्हारे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताता है 2n²। सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ढूंढने आपको तो 2n² से करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जब कम इलेक्ट्रॉन है तो ये 4th सेल है, इसमें आपके हिसाब से मैक्सिमम कितने होने चाहिए हैं। हाँ 2, n की जगह क्या रखते, 4th सेल है ना, 4 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 × 2 32। मैक्सिमम तो 4th सेल में 32 रह सकते हैं, अब उतने हैं नहीं तो कहां से डालोगे। ठीक है, कर लोगे ना, मिटा दो इसको हैं। चलो एक और लिखो, लिखो कॉपर का लिखो 29, कॉपर का और क्रोमियम का लिखो, ये काम की चीज है, एग्जाम में भी यही पूछता है आपसे। क्रोमियम का भी करो आप, क्रोमियम होता है आपका 24, और कॉपर का भी लिखो, कॉपर होता है 29। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दो, क्रोमियम 24 और कॉपर 29।
क्या आ रहा है? क्रोमियम का कितना आ रहा है बताओ भाई। थ्री डी 5 देखते हैं। सही, तुम्हें आता था क्या क्रोमियम और कॉपर का है? हाँ चलो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर क्या आएगा 4s2 4s2 के बाद आपका आता है कितना 3d। देखो कितना हुआ अभी तक 2 4 10 12 18 19 20 ये है आपके हिसाब से इतना होना चाहिए ना 3d4। लेकिन एक चीज याद रखना दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो चाहे s ऑर्बिटल हो चाहे p ऑर्बिटल हो चाहे d ऑर्बिटल हो चाहे f ऑर्बिटल हो हर ऑर्बिटल में या तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर दो जितने आते हैं ठीक है या जस्ट आधा भरो दोनों ही ऑर्बिटल स्टेबल माने जाते हैं। p में कितने जाते हैं मैक्सिमम 6 अगर आ रहे हैं तब भी स्टेबल उसके जस्ट हाफ भर रहे हो 3 भर रहे हो p के अंदर तब भी स्टेबल हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है ऑर्बिटल फुल फील्ड भी ठीक है। तो d के केस में क्या होगा d में मैक्सिमम 10 आते या तो 10 भर दो हैं तो तब भी स्टेबल या जस्ट उसके आधा भर दो तब भी क्या होता है वो स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपके पास स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो d है यहां पर देखो d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेकिन फुल फील्ड में तो 10 जाते हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर लेकिन हाफ फील्ड में मैक्सिमम कितने जाएंगे 5। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है इसके पास फुल हाफ फील्ड के लिए d4 है ना तो इसको d5 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बगल वाले ऑर्बिटल से क्या करता है मदद मांगता है खुद ही चले जाता है बगल वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उसमें क्योंकि हर कोई किसी को स्टेबल करना ही चाहता है। तो ये अनस्टेबल अभी d4 तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो 4s पे क्या करेगा 1 और यहां पर आ जाएगा आपका 5। d को स्टेबल करने के चक्कर में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है d5 वाला। तो हाँ हाँ बिल्कुल s में मैक्सिमम या तो 2 भरो फुल फील्ड भी स्टेबल होता है जस्ट हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है समझ रहे हो। तो s भी स्टेबल है यहां पर। अगर s ऑर्बिटल स्टेबल नहीं होने वाला होता ना खुद ही तो ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं वहां इसको स्टेबल करने के चक्कर में खुद अनस्टेबल थोड़ी हो जाएगी कोई चीज किसी को फायदा करने के चक्कर में खुद नुकसान में आ जाओगे क्या तुम बताओ। डेली लाइफ में देखो यही होता है यहाँ भी ठीक है। कॉपर के केस में क्या हुआ फिर यहाँ पर 3d 9 हुए रहता है मतलब 9 हुए रहता है तो यहाँ पर 10 करना पड़ता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आ रहा होगा 9 आ रहा है इतना ही आ रहा है कुछ क्या हुआ इतना ही आ रहा है गिनो फिर एक बार 29 हो रहा है 2 4 10 12 18 19 20 9 ठीक है। यहां पर फुल फील्ड लगा सकते हो आप रूल 3d 9 है ना तो बगल वाले s से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो इसके पास 1 बचेगा s के पास और यहां क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी क्या आपका बढ़ ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए चाहे इसको एक्सेप्शन मान लो पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन तो खाली बोलते हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल में हाफ फील्ड और फुल फील्ड से के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है ठीक है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल फुल फील्ड भी क्या होता है मोर स्टेबल ठीक है ये ध्यान रखना। कर लोगे इतना इसका वो वाला करो तो सेल के अंदर फिर चले जाना आप सेल के अंदर क्रोमियम का करो कितना बच गया
टाइम 50 बार देख दिया होगा तूने। नहीं, 2-4 बार पहले और भी देखा था मैंने। तब बज रहा था। ये तो बजते ही रहेगा, बंद थोड़ी होता है टाइम। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा टाइम बज रहा था कह रही थी। अभी भी तो वैसे ही होगा। क्यों ऐसा? कितना है तेरा वो बता। 28। कॉमन चीज देख लेना। हाँ, ये 2 है, फिर ये और ये कॉमन 8 हो गया, पावर है ना। 3 3 3, वेरी गुड। 13 1, वेरी गुड। इसका 2 8 कितना है इसमें? कितना है इसमें? 2 8 18, एक ना, 2 आया, 2 और 2 कॉमन, पावर है 2 8। फिर 3 3, वो भी 3, मतलब 10 6 18, सॉरी 10 6 16, 2 18 18, लास्ट में 4 के अंदर। ऐसा है ना? तो आज से ऐसे करना, पहले सब सेल का करना, फिर सेल के अंदर करना, नहीं तो आप गलत तरीके से लिख लोगे कुछ, है ना। ये ध्यान। चलो फिर इसको करो। टाइम हो गया क्या है?